नमस्कार. We have started the ninth class history chapter सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन. इसमें हमने बहुत सारी विस्तार से बात की है कि किस प्रकार से सोशलिज्म जो है रशिया में यूरोप में एंटर किया और किस प्रकार से ये जो आइडियोलॉजी थी ये ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई. उसके बाद बोल्शेविक ने लेनिन के नेतृत्व में अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन बोल्शेविक कंट्रोल द पावर. जार निकोलस को गद्दी से हटा दिया गया. उसके बाद बोल्शेविक्स ने बहुत सारे स्टेप्स लिए एक सोशलिस्ट कंट्री में कन्वर्ट करने के लिए. ये सारे जो स्टेप लिए उनकी वजह से जो कंट्री थी उसमें सिविल वॉर हो गई. इस पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिविल वॉर का क्या मतलब होता है. पहले हम ये बात करेंगे सिविल वॉर, व्हाट वी मीन बाय सिविल वॉर. गृह युद्ध किसे कहते हैं. देखिए, जब एक कंट्री की टेरिटरी में दो या दो से ज्यादा समूह किसी भी कारण से उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, उसकी वजह से दोनों ग्रुप्स में जो वायलेंस होती है, अनरेस्ट होता है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे कंट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, उसको सिविल वॉर कहा जाता है. तो सिविल वॉर कंट्री के लोगों में, कंट्री के सिटीजन्स में, ग्रुप में डिवीजन होने के बाद आपस में डिस्प्यूट होता है, जिसकी वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने में काफी प्रॉब्लम आती है, वो सिविल वॉर होता है. तो सिविल वॉर कैन बी डिफाइंड एज अ सिचुएशन इन विच टू ग्रुप्स विद इन द कंट्री, दे आर द सिटीजन ऑफ द सेम कंट्री, fight with each other, which create the violence, massacre, you can say, lot of casualty take place and unrest took place and law and order situation becomes very poor. This is civil war. अब ये जो सिविल वॉर था इसको होने में रशिया में क्या क्या रीजन रहे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. देखिए, किसी भी कंट्री में अगर सिविल वॉर हो जाता है, दो से ज्यादा ग्रुप्स में जब आपस में डिस्प्यूट बढ़ जाता है, वायलेंस होती है, मारामारी फैल जाती है, कैजुअलिटीज होने लगती हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए आर्मी को बुलाया जाता है. लेकिन यहां पर सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट थी कि जो रशिया में जो आर्मी थी, जो बोल्शेविक्स की जो आर्मी थी, उसमें मैक्सिमम पीजेंट्स थे और बोल्शेविक्स ने लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन का एक जो सिस्टम फॉलो किया था, पॉलिसी बनाई थी कि जो किसान हैं उनके बीच में नोबल से लैंड लेकर के बांट दी जाए. तो पीजेंट्स को जो लैंड प्रोवाइड कराना था, उसकी वजह से जो आर्मी में पीजेंट्स थे वो आर्मी को छोड़ करके वापस अपने गांव की तरफ आने लगे, जिसकी वजह से हुआ क्या, ब्रेकअप हो गया. किसका ब्रेकअप हो गया? आर्मी का. यानी कि जो रशिया की जो आर्मी थी, सबसे जो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्ग आर्मी मानी जाती थी, सबसे बड़ी आर्मी थी उन दिनों में, उसमें विघटन हो गया, टूट पड़ गई, क्योंकि ज्यादातर पीजेंट्स थे और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की पॉलिसी के तहत वो भी लैंड लेना चाहते थे. ग्रुप कौन से थे? एक बोल्शेविक ग्रुप था, एक नॉन बोल्शेविक ग्रुप था. हम लोगों ने डिटेल में बात किया था कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले कौन से लोग होते हैं, लिबरल्स कौन से होते हैं, और कौन से वो लोग थे जो ऑटोक्रेसी को, जार निकोलस को सपोर्ट किया करते थे. वे सभी इकट्ठा होकर के जो बोल्शेविक्स की जो पॉलिसीज थी उनको अपोज करते थे. लेकिन नॉर्दर्न जो रशिया था वहां पर बोल्शेविक का कंट्रोल काफी अच्छा था, जिसकी वजह से ये जो नॉन बोल्शेविक ग्रुप्स थे ये सारे के सारे साउथ रशिया की तरफ मूव कर गए और साउथ रशिया में इन लोगों ने ट्रूप्स बना लिए, ग्रुप बना लिए और इन्होंने वहां पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया. बहुत सारा साउथ रशिया का हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया. अब देखिए ग्रुप कैसे डिवाइड होते हैं. बोल्शेविक्स को रेड आर्मी कहा गया. क्यों कहा गया? क्योंकि जार निकोलस जो मोनार्की सिस्टम था उसको हटाने में इन लोगों ने बहुत सारा ब्लड बहाया था, खून बहाया था, संघर्ष किया था, स्ट्रगल किया था, तो इनको रेड कहा गया. जो सोशलिस्ट और रेवोल्यूशनर्स थे वो मैक्सिमम कौन थे? किसान थे, इसलिए, और पीजेंट्स के साथ कलर जोड़ दिया गया ग्रीन. उसके बाद आता है प्रो जारिस्ट. ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो पहले का जो सिस्टम था, ऑटोक्रेटिक जो रूल था जार का, किसी भी तरह से गवर्नमेंट के, एडमिनिस्ट्रेशन के, राजा के लॉयल रहे थे, उन लोगों को प्रो जारिस्ट बोला गया और उनका कलर बताया गया व्हाइट.
इन लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ था उसको सिविल वॉर की संज्ञा दी गई थी। अब इन लोगों को जो जो व्हाइट और ग्रीन थे, इन लोगों को सपोर्ट किया था उन कंट्रीज के द्वारा किया गया जो कैपिटलिस्ट कंट्री थी, जिसमें है फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है। ये लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, आर्म्स, एम्यूनिशन, सारा का सारा हथियार, जखीरा इनको प्रोवाइड कराया जा रहा था, ताकि रशिया में अनरेस्ट हो, किसी भी तरह से वहां पर जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है उसका ब्रेकअप हो जाए। क्योंकि ये इस बात से डरे हुए थे कि जिस तरह से रशिया में सोशलिज्म फैल रहा है, रशिया एक कम्युनिस्ट स्टेट बन चुका है, कहीं आसपास के स्टेट भी, आसपास के कंट्री भी सोशलिस्ट ना बन जाएं, इसलिए जो अनरेस्ट पैदा करने वाले लोग थे व्हाइट और ग्रीन, उनको सपोर्ट किया जा रहा था। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। जो व्हाइट लोग थे, जो नोबल्स थे, जिनके पास बहुत सारी लैंड थी, पहले फैक्ट्री ओनर हुआ करते थे, उन लोगों ने क्या किया, जो पीजेंट्स को लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जमीन प्रोवाइड की गई थी, यानी कि जमीन जो बो रहा था उसको दे दी गई, उसको ओनर बना दिया गया। तो ये जो व्हाइट थे, इन्होंने साउथ रशिया में जबरदस्ती उन लोगों से जमीनों को छीन लिया। व्हाइट मैंने आपको बताया प्रोजारिस्ट कौन थे, जो मोनार्की में बिलीव करते थे, नोबल्स हुआ करते थे। अब क्या हुआ, ये काम करने की वजह से, क्योंकि रशिया में बहुत सारे किसान थे, उनको बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड थी, बोल्शेविक्स ने लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन किया था, पीजेंट्स ने नोबेल से लैंड को सीज कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था, व्हाइट्स ने सिविल वॉर के दौरान उन लोगों से जमीन छीन ली। इसकी वजह से जो नॉन बोल्शेविक्स थे, ये लोग जो सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे और प्रोजारिस्ट थे, इनका जो सपोर्ट था, इनके लिए जो लाइकिंग थी लोगों की, वो रिड्यूस होना शुरू हो गई। इसी वजह से जनवरी 1920 तक बोल्शेविक्स ने दोबारा से रशिया पर नियंत्रण कर लिया, और इनको जो सपोर्ट किया वो लोग थे नॉन रशियन नेशनलिस्ट प्लस जेडिस्ट। ये लोग कौन थे, जैसा बताया गया था पहले, रशिया का एम्पायर बहुत बड़ा था, एक पर्टिकुलर कंट्री रशिया, एक रशियन एम्पायर। जो रशियन एम्पायर था उसके अंदर जो नॉन रशियन लोग थे लेकिन रशियन एम्पायर के लिए अपनी श्रद्धा रखते थे, लॉयल्टी रखते थे, वो लोग, और दूसरा जो मुस्लिम्स थे, जेडिस्ट, जो मुस्लिम इस्लाम धर्म में रिफॉर्म करना चाहते थे, वो लोग। इन दोनों लोगों की सहायता से बोल्शेविक ने 1920 तक दोबारा से कंट्रोल कर लिया। लेकिन एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि इतना बड़ा रशियन एम्पायर है, उसमें उन लोगों को भी कुछ शेयर मिलना चाहिए, उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। कुछ जगह पर उन्हें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सौंप दिया गया, क्योंकि सिविल वॉर को खत्म करना था। तो इनिशियल स्टेज पर हुआ क्या, खीवा एक जगह है रशिया में, वहां पर ये जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, इन लोगों ने सोशलिज्म के नाम पर बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया। अब वहां के लोग भी, और किसके नाम पर, सोशलिज्म के नाम पर, कि हम सोशलिज्म को रीएस्टेब्लिश करना जा रहे हैं। और क्योंकि वो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, कुछ एरिया पर कंट्रोल भी करना चाहते थे, इसलिए वहां पर सिविल वॉर हुआ। उन एरियाज में बोल्शेविक्स ने पॉलिटिकल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करा दी, यानी कि नॉन रशियन नेशनलिस्ट को ही कंट्रोल करवा दिया। लेकिन बाद में जब सिविल वॉर कंट्रोल में आ गई, जब रशियन आर्मी ने पूरे नॉर्थ और साउथ रशिया को कंट्रोल कर लिया, तो वहां पर नॉन रशियन नेशनलिस्ट पर भी कंट्रोल किया गया। ये जो 1919 और 1920 का जो टाइम पीरियड था, इसी को सिविल वॉर के नाम से जाना जाता है। सिविल वॉर हुई इनके बीच में, और जो सपोर्टर थे बोल्शेविक्स के, जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहते थे, जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया, उन सभी प्रॉब्लम्स को, जिनकी वजह से कैजुअलिटीज हुई, सिविल वॉर का नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का पार्ट हम लोग अभी देखते हैं। ओके, वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट हैपेंड इन सिविल वॉर। सिविल वॉर जिस समय रशिया में हो रही थी, उसी समय बोल्शेविक्स भी कंट्री को, सोशलिस्ट कंट्री को बनाने के लिए, सोशलिज्म को एक्सपेंड करने के लिए, उन्होंने कंट्री में बहुत सारे स्टेप्स उठाए। देखिए, जब सिविल वॉर चल रही थी, उस समय बोल्शेविक्स ने
जो उन्होंने प्रॉमिस किया था या जो सोशलिज्म की फिलॉसफी है, आप पिछले चैप्टर्स में, पिछले लेक्चर्स में जाएंगे तो सोशलिज्म को बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। बोल्शेविक्स ने बैंक्स को और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया। इसका मतलब है कि जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो उनका मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको सोसाइटी के अंडर में या गवर्नमेंट के अंडर ले लिया गया। जो इंडिविजुअल ऑनरशिप थी उसको खत्म कर दिया गया। उसके अलावा क्योंकि रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंडल्ज था, इसलिए बोल्शेविक्स ने जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि लैंड को भी सोशलिस्ट रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया और लैंड को कॉन्फिस्केटेड कर लिया गया, मतलब अपने कंट्रोल में ले लिया और किसानों को कहा गया कि आप लोग इस पे कलेक्टिव फार्मिंग करेंगे। और कलेक्टिव फार्मिंग के उन्होंने बेनिफिट्स भी बताए और उनको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया। मैंने यहां लिखा है, कलेक्टिव फार्मिंग को प्रमोट किया गया, लैंड को कॉन्फिस्केटेड किया गया और डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया ताकि लैंड से प्रोडक्शन बढ़ सके, कलेक्टिव वर्क करके प्रॉफिट को कलेक्टिवली शेयर किया जा सके। इसके अलावा इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए सेंट्रलाइज लेवल पर प्लानिंग की गई। उस समय 1927 में 5 ईयर प्लान्स बनाए गए कि इन 5 साल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जाएगा। उन्होंने और स्टेप उठाया सोशलिस्ट सोसाइटी को कन्वर्ट करने के लिए कि इन इंडस्ट्रीज से जिनको नेशनलाइज कर दिया गया है, जो भी प्रोडक्शन आएगा उनका फिक्स्ड प्राइस, यानी कंज्यूमर को एक फिक्स्ड प्राइस पर मिलेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। रिजल्ट क्या निकला? प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, 100% इंक्रीज हुआ ऑयल में, कोल में और स्टील में। न्यू फैक्ट्रीज बनी, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था। और क्योंकि इंडस्ट्रीज जो थी वो सोशल प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, इसलिए उसका प्रॉफिट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, या हम कह सकते हैं कि जो सोशलिस्ट सोसाइटी है उसमें कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन इसके विपरीत कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी थे, क्योंकि इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो वर्कर्स थे उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी फैसिलिटीज के लिए उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था और वो एक्सप्लोटेशन का शिकार हो रहे थे, जिस तरह से कैपिटलिज्म फिलॉसफी में किया जाता है। देखिए, लगातार कंस्ट्रक्शन काम हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स जो थे उनकी जरूरत थी और उन वर्कर्स की जो कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा पुअर थी। एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैग्निगोर्स सिटी है एक, वहां पर केवल 3 साल में वहां पर स्टील की एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया गया, लेकिन वर्कर्स जो वहां पर थे उनकी फैसिलिटी का ध्यान नहीं रखा गया। -40 डिग्री टेम्परेचर में वो लोग काम करते थे, यहां तक कि वॉशरूम में जाने के लिए उन्हें 4-4 मंजिल नीचे उतर करके स्ट्रीट में आना पड़ता था। इस एग्जाम्पल से पता लगता है कि उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड था कितना पुअर था। लेकिन क्या हुआ फिर? देखिए, वर्कर्स हार्ड लाइफ, उनकी जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा हार्ड थी। किस बात से इसका पता लगता है कि ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा था, स्टील की जो इंडस्ट्री बन रही थी, पहले ही साल में काम में करीबन 505 ब्रेक लगे, यानी मजदूरों ने इन कंडीशंस में काम करने के लिए मना कर दिया और एक साल में 550 स्टॉपेज लगे काम में। लिविंग जो क्वार्टर थे, मैंने आपको बताया, उनकी कंडीशन बहुत ही पुअर थी। फिर क्योंकि सोशलिज्म की फिलॉसफी है, सोशलिस्ट कंट्री के अकॉर्डिंगली जो वर्कर्स थे उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए। देखिए, स्टेप्स फॉर वर्कर्स, सबसे पहला किया गया कि स्कूल का सिस्टम डेवलप किया गया, यानी जो वर्कर्स थे, उनके जो बच्चे थे, उनके लिए स्कूल एस्टेब्लिश किए गए ताकि उनको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके और उनके बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन पाना, उच्च शिक्षा लेना आसान हो सके। इसी के साथ वहाँ पर क्रैचेस भी बनाए गए ताकि जो फीमेल वर्कर हैं वो जब काम के लिए जाएं तो उनकी बच्चों की अच्छे तरीके से देखभाल हो सके। हम कह सकते हैं कि रशिया एक सोशलिस्ट कंट्री की तरफ मूव कर रहा था। पब्लिक हेल्थ केयर, दूसरी प्रॉब्लम एजुकेशन के बाद हेल्थ की होती है, तो चीप रेट पर उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड कराए गए। उसके बाद मॉडर्न लिविंग क्वार्टर, जो पुअर लिविंग क्वार्टर्स थे उनको कन्वर्ट किया गया मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स में। हालांकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज
कुछ कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वर्कर्स के डेवलपमेंट के लिए, वर्कर्स की फैसिलिटी के लिए काम करना शुरू किया। सही कहा गया है कि जो रशिया है वो एक सोशलिस्ट कंट्री बन रहा था, कम्युनिस्ट कंट्री बन रहा था, और धीरे धीरे वहां सोशलिज्म को स्प्रेड किया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। देखिए, इस एरा को स्टैलिनिज्म क्यों कहा जाता है? 1924 में जब लेनिन एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद बोल्शेविक पार्टी का जो कंट्रोल है वो स्टालिन के हाथ में आ गया था। अब स्टालिन कौन थे? देखिए, बोल्शेविक पार्टी को अपलिफ्ट करने के लिए जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे उनका अरेंजमेंट करने वाले स्टालिन थे। रॉबरी के द्वारा, लूट के द्वारा उसका मैनेजमेंट स्टालिन किया करते थे, और लेनिन के बाद बोल्शेविक पार्टी के लीडर बनने के सही हकदार थे। उन्होंने जब 1924 में रशिया की बागडोर संभाली, उस समय प्लान इकोनॉमी का टाइम था। 2 5 ईयर प्लान जो हमने पहले डिस्कस किए थे वो चल रहे थे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी, कलेक्टिव फार्मिंग हो रही थी, लेकिन कलेक्टिव फार्मिंग होने से बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे थे। जो बड़े बड़े टाउन्स थे वहां पर फूड की शॉर्टेज हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स थी उनका प्राइस फिक्स कर दिया गया था कलेक्टिव फार्मिंग के माध्यम से। उनके अलावा जो कलेक्टिव फार्मिंग को लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, उन्होंने फिक्स्ड प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, जिसकी वजह से जो फूड की सप्लाई है वो इंटरप्ट हो गई थी। ये प्रॉब्लम उस समय आ रही थी। इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए स्टालिन ने बहुत सारे इमरजेंसी मेजर्स लिए और बहुत सारे र्यूड कदम उन्होंने उठाए। उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो फूड शॉर्टेज हो रही है इसका मेन कारण है जितने भी बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, बड़े बड़े वेल टू डू जो रिच फार्मर्स हैं, वो अपनी क्रॉप को होल्ड कर लेते हैं, होर्डिंग कर लेते हैं और दाम बढ़ने का इंतजार करते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है और लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है। तो उन्होंने उनको चेक करना शुरू कर दिया। अपने लोगों की एक कुछ कमेटी बनाई और उनको पूरे के पूरे यूरोप, रशिया में कहा कि आप रेड डालो, चेक करो, सुपरवाइज करो कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा 1928 में भी जो कुलकाज थे, कुलकाज कौन थे? बड़े फार्मर्स थे, जो वेल टू डू फार्मर्स थे, जिनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस बहुत बड़ा था। उन पर रेड डालना शुरू कर दिया, उनकी जमीन को ले लिया। साथ में वो पीजेंट्स जो कलेक्टिव फार्मिंग नहीं कर रहे थे उनकी जमीन को भी ले लिया और ये कंपल्सरी कर दिया कि कलेक्टिव फार्मिंग होगी, क्योंकि 1917 के बाद जो लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उस लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लैंड होल्डिंग्स थोड़ी हो गई थी। स्मॉल स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड के किसान मालिक हो गए थे, जिसमें मॉडर्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। स्टालिन ने उन सभी लैंड को इकट्ठा किया, कलेक्टिव फार्मिंग करने के लिए पीजेंट्स को फोर्स किया गया और जबरदस्ती उनसे कलेक्टिव फार्मिंग करवाई गई। मॉडर्न इक्विपमेंट का पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। लेकिन जो पीजेंट्स अपनी जमीनों पर काम किया करते थे, उनसे जो जमीन ली गई, तो उन्होंने गुस्से में आकर के, एनरेज होकर के कुछ स्टेप्स उठाए, जैसे कि उन्होंने अपने लाइव स्टॉक यानी कि पशुधन को खत्म करना शुरू कर दिया। 1920 के डेकेड के लास्ट में करीबन 33% लाइव स्टॉक को उन्होंने मार दिया। दूसरा, उन्होंने प्लिया दिया कि भाई हम तो सोशलिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, हमें कलेक्टिव फार्मिंग की जगह हमारी इंडिपेंडेंट लैंड पर काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाए। इस बात को मान लिया गया, लेकिन उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया गया वो सही नहीं था और अंत में जाकर के उनकी जमीन को भी वापस ले लिया गया। कलेक्टिव फार्मिंग तो हुई, प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय एक और प्रॉब्लम आई कि बैड हार्वेस्ट, फैमाइन की वजह से करीबन 4 मिलियन लोग जो है मारे गए। 40 लाख लोग उस समय रशिया मारे गए। जिन्होंने भी
स्टालिन के अगेंस्ट आवाज उठाई उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया, टॉर्चर किया गया, डेपोर्ट और एग्जाइल, देश निकाला दे दिया गया उनको। करीबन 20 लाख लोग उस समय जेल में डाले गए। स्टालिन का जो समय था उसको स्टेलिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन के बारे के नाम से जाना जाता है कि किस तरह से उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए बहुत सारे इमरजेंसी मेजर्स लिए, बहुत सारे लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया। अब देखिए, इसके बाद एक छोटा सा पार्ट और है। वो पार्ट क्या है कि व्हाट वाज द इंपैक्ट अपॉन वर्ल्ड, ग्लोबल इंपैक्ट क्या था यूएसएसआर का, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रशिया का और रशियन रेवोल्यूशन का। तो जो जिस तरह से बोल्शेविक्स ने, सोशलिस्ट ने रशिया पर कंट्रोल किया था, पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग जगह पर जो सोशलिस्ट थे वो इनकी इस प्रोग्रेस पर सहमति प्रदान नहीं कर रहे थे। वो कहते हैं इस तरह से नहीं होना चाहिए। हालांकि वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में सोशलिस्ट ने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दिया। यहां तक कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री है ब्रिटेन, वहां पर भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ। एक पुअर सा देश 1920 के बाद एक गरीब देश जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से, अपने जो 5 ईयर प्लान की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते पूरी वर्ल्ड की एक पावर बन चुका था। हालांकि वहां के जो लोग थे उनके जो राइट्स थे उनको कर्व किया गया था, कलेक्टिव फार्मिंग करवाने के लिए फोर्स किया जाता था, मीडिया पर कंट्रोल था, वन स्टेट पार्टी थी। लेकिन फिर भी पूरे वर्ल्ड में उन्होंने जो कैपिटलिज्म के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, सोशलिज्म की जो मुहिम शुरू की थी, वो उसने एक बहुत बड़ा रूप इख्तियार कर लिया था। लेकिन जो इतना वास्ट रशियन एम्पायर था, समय के साथ साथ 20th सेंचुरी के खत्म होते होते 1991 में वो 15 देशों में विभक्त हो गया। यूएसएसआर का विघटन हो गया 15 छोटे छोटे देशों में। तो ये था हमारा एंटायर व्हाट वी मीन बाय सोशलिज्म, हाउ इट स्प्रेड इन एंटायर यूरोप एंड व्हाट वाज रशियन रेवोल्यूशन एंड कॉजेस, इम्पैक्ट, all the events took place during that time period we have discussed in detail. So this chapter is over. We will meet in the next chapter. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Okay, the next part is Stalinism and collectivization. देखिए, इस एरा को स्टेलिनिज्म क्यों कहा जाता है? 1924 में जब लेनिन एक्सपायर हो गए थे तो उसके बाद बोल्शेविक पार्टी का जो कंट्रोल है वो स्टालिन के हाथ में आ गया था। अब स्टालिन कौन थे? देखिए, बोल्शेविक पार्टी को अपलिफ्ट करने के लिए जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे उनका अरेंजमेंट करने वाले स्टालिन थे। रॉबरी के द्वारा, लूट के द्वारा उसका मैनेजमेंट स्टालिन किया करते थे और लेनिन के बाद बोल्शेविक पार्टी के लीडर बनने के सही हकदार थे। उन्होंने जब 1924 में रशिया की बागडोर संभाली, उस समय प्लान इकोनॉमी का टाइम था। 2 5 ईयर प्लान जो हमने पहले डिस्कस किए थे वो चल रहे थे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी, कलेक्टिव फार्मिंग हो रही थी। लेकिन कलेक्टिव फार्मिंग होने से बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे थे। जो बड़े बड़े टाउन्स थे वहां पर फूड की शॉर्टेज हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स थी उनका प्राइस फिक्स कर दिया गया था कलेक्टिव फार्मिंग के माध्यम से। उनके अलावा जो कलेक्टिव फार्मिंग को लोग फॉलो नहीं कर रहे थे उन्होंने फिक्स्ड प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, जिसकी वजह से जो फूड की सप्लाई है वो इंटरप्ट हो गई थी। ये प्रॉब्लम उस समय आ रही थी। इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए स्टालिन ने बहुत सारे इमरजेंसी मेजर्स लिए और बहुत सारे र्यूड कदम उन्होंने उठाए। उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो फूड शॉर्टेज हो रही है इसका मेन कारण है जितने भी बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, बड़े बड़े वेल टू डू जो रिच फार्मर्स हैं, वो अपनी क्रॉप को होल्ड कर लेते हैं, होल्डिंग कर लेते हैं और दाम बढ़ने का इंतजार करते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है और लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है। तो उन्होंने उनको चेक करना शुरू कर दिया। अपने लोगों की एक कुछ कमेटी बनाई और उनको पूरे के पूरे यूरोप, रशिया में
कहा कि आप रेड डालो, चेक करो, सुपरवाइज करो कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा 1928 में भी जो कुलकाज थे, कुलकाज कौन थे? बड़े फार्मर्स थे, जो वेल टू डू फार्मर्स थे, जिनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस बहुत बड़ा था, उन पर रेड डालना शुरू कर दिया, उनकी जमीन को ले लिया। साथ में वो पीजेंट्स जो कलेक्टिव फार्मिंग नहीं कर रहे थे, उनकी जमीन को भी ले लिया और ये कंपलसरी कर दिया कि कलेक्टिव फार्मिंग होगी, क्योंकि 1917 के बाद जो लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उस लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लैंड होल्डिंग्स थोड़ी हो गई थी। स्मॉल स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड के किसान मालिक हो गए थे, जिसमें मॉडर्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। स्टालिन ने उन सभी लैंड को इकट्ठा किया, कलेक्टिव फार्मिंग करने के लिए पीजेंट्स को फोर्स किया गया और जबरदस्ती उनसे कलेक्टिव फार्मिंग करवाई गई। मॉडर्न इक्विपमेंट का पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। लेकिन जो पीजेंट्स अपनी जमीनों पर काम किया करते थे, उनसे जो जमीन ली गई, तो उन्होंने गुस्से में आकर के, एनरेज होकर के कुछ स्टेप्स उठाए, जैसे कि उन्होंने अपने लाइव स्टॉक यानी कि पशुधन को खत्म करना शुरू कर दिया। 1920 के डेकेड के लास्ट में करीबन 33% लाइव स्टॉक को उन्होंने मार दिया। दूसरा, उन्होंने प्लिया दिया कि भाई हम तो सोशलिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, हमें कलेक्टिव फार्मिंग की जगह हमारी इंडिपेंडेंट लैंड पर काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाए। इस बात को मान लिया गया, लेकिन उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया गया वो सही नहीं था और अंत में जाकर के उनकी जमीन को भी वापस ले लिया गया। कलेक्टिव फार्मिंग तो हुई, प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय एक और प्रॉब्लम आई कि बैड हार्वेस्ट, फैमाइन की वजह से करीबन 4 मिलियन लोग जो है मारे गए। 40 लाख लोग उस समय रशिया मारे गए। जिन्होंने भी स्टालिन के अगेंस्ट आवाज उठाई, उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया, टॉर्चर किया गया, डेपोर्ट और एग्जाइल, देश निकाला दे दिया गया। उनको करीबन 20 लाख लोग उस समय जेल में डाले गए। स्टालिन का जो समय था उसको स्टेलिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन के नाम से जाना जाता है, कि किस तरह से उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए बहुत सारे इमरजेंसी मेजर्स लिए, बहुत सारे लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया। अब देखिए, इसके बाद एक छोटा सा पार्ट और है। वो पार्ट क्या है कि व्हाट वाज द इंपैक्ट अपॉन वर्ल्ड, ग्लोबल इंपैक्ट क्या था यूएसएसआर का, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रशिया का और रशियन रेवोल्यूशन का। तो जो जिस तरह से बोल्शेविक्स ने, सोशलिस्ट ने रशिया पर कंट्रोल किया था, पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग जगह पर जो सोशलिस्ट थे वो इनकी इस प्रोग्रेस पर सहमति प्रदान नहीं कर रहे थे। वो कहते हैं इस तरह से नहीं होना चाहिए। हालांकि वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में सोशलिस्ट ने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दिया, यहां तक कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री है ब्रिटेन, वहां पर भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ। एक पुअर सा देश 1920 के बाद एक गरीब देश जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से, अपने जो 5 ईयर प्लान की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते पूरी वर्ल्ड की पावर बन चुका था। हालांकि वहां के जो लोग थे, उनके जो राइट्स थे, उनको कर्व किया गया था, कलेक्टिव फार्मिंग करवाने के लिए फोर्स किया जाता था, मीडिया पर कंट्रोल था, वन स्टेट पार्टी थी। लेकिन फिर भी पूरे वर्ल्ड में उन्होंने जो कैपिटलिज्म के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, सोशलिज्म की जो मुहिम शुरू की थी, वो उसने एक बहुत बड़ा रूप इख्तियार कर लिया था। लेकिन जो इतना वास्ट रशियन एम्पायर था, समय के साथ साथ 20th सेंचुरी के खत्म होते होते 1991 में वो 15 देशों में विभक्त हो गया। यूएसएसआर का विघटन हो गया 15 छोटे छोटे देशों में। तो ये था हमारा एंटायर व्हाट वी मीन बाय सोशलिज्म, हाउ इट स्प्रेड इन entire Europe, and what was the Russian Revolution and causes, impact, all the events took place during that time period we have discussed in detail. So this chapter is over. We will meet in the next chapter. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।